आइए आज हम लोग 11वां नंबर क्वेश्चन करेंगे। कह रहा है 0.00241 m एसिटिक अम्ल की चालकता यानी कंडक्टिविटी 7.896 इंटू 10⁻⁻5 सीमेंस पर सेंटीमीटर है। कह रहा है इसकी मोलर चालकता को परिकलित कीजिए, यानी मोलर कंडक्टिविटी हमको बताना है। कह रहा है यदि एसिटिक अम्ल के लिए लैम्डा 0m का मान, लैम्डा 0m का मतलब सीमांत मोलर चालकता यानी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का मान 390.5 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल हो, तो इसका वियोजन स्थिरांक यानी डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या है। तो ये दो चीजें हमको बताना है। तो जैसे जैसे कह रहा है वैसे हम लिख ले रहे हैं। मोलर चालकता लैम्डा m कितना है, मोलर चालकता लैम्डा 0m हमको बताना है। चालकता लैम्डा m होती है, मोलर चालकता देखिए हिंदी वाली में काफी गड़बड़ लिखा रहता है। मोलर चालकता लैम्डा m होता है और सीमांत मोलर चालकता लैम्डा 0m होता है। तो इसको ध्यान देना है, ये काफी गड़बड़ लिखा है। तो मोलर चालकता लैम्डा 0m लैम्डा m होना चाहिए और सीमांत मोलर चालकता होती है लैम्डा 0m। तो इसको ध्यान देना है। और चालकता को कप्पा लिखते हैं कंडक्टिविटी, और कंसंट्रेशन यानी सांद्रता को C लिखते हैं। तो मोलर चालकता हमको बताना है और कप्पा की वैल्यू दे दिया है यानी चालकता जिसको कंडक्टिविटी कहते हैं 7.896 इंटू 10⁻⁵ सीमेंस पर सेंटीमीटर। ये देखिए दिया है चालकता, और लैम्डा 0m का मान दे दिया है, और सांद्रता हमको दी गई है 0.00241 मोलर। तो C की वैल्यू दे दिया है 0.00241 मोल पर लीटर। मोलर का मतलब मोलरता, और मोलरता मोल पर लीटर में लिखी जाती है। तो मोल पर लीटर हो गई, तो इसको हम बताया था हमने कि सेंटीमीटर क्यूब में लेते हैं वॉल्यूम को, तो 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब हो गया, और सेंटीमीटर क्यूब को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में होगा। तो ये मोल पर लीटर को मोल पर सेंटीमीटर क्यूब में बदलने के लिए 10⁻³ का भाग देना पड़ा। तो ये आ गया 241 × 10⁻⁸ मोल पर सेंटीमीटर क्यूब। ये C निकल के आ गया। कप्पा हमको पता है, तो मोलर कंडक्टिविटी निकाल लेंगे लैम्डा m इक्वल टू कप्पा अपान C। लैम्डा m होना चाहिए, लैम्डा 0m नहीं। या मोलर चालकता को लैम्डा m C लिखा होगा, C है तो C मान लेते हैं। मोलर कंडक्टिविटी, तो मोलर में m, कंडक्टिविटी में C, इसलिए लैम्डा m की पावर C लिखा है। इस तरह लिखा होगा फिर। तो इसको देखते हैं। तो लैम्डा m या लैम्डा m C इक्वल टू हो जाएगा कुल मिला के मोलर चालकता इक्वल टू कप्पा अपान C। तो कप्पा की वैल्यू ये है, C की वैल्यू ये उठा करके हमने रखा, सॉल्व किया तो वैल्यू आ गई 32.76 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये मात्रक भी आप लोग याद कर लीजिए, वैसे यहाँ रखेंगे तो इससे आ जाएगा सीमेंस सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कटेगा, एक घट जाएगा और ऊपर जाएगा तो स्क्वायर में हो जाएगा, और पर मोल तो नीचे है ही, इसी हिसाब से मात्रक आ जाएगा। अब देखें वियोजन स्थिरांक यानी डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka की वैल्यू निकालना है। तो Ka की वैल्यू के लिए CH3COOH के वियोजन की मात्रा। अब देखिए CH3COOH हमारा वीक एसिड है, दुर्बल अम्ल है, तो जाहिर सी बात है कि पूरी तरह से वियोजित नहीं होगा, इसीलिए इसकी वियोजन की मात्रा अल्फा है। तो अल्फा की वैल्यू होती है हमारी मोलर चालकता बटे सीमांत मोलर चालकता यानी लैम्डा m अपान लैम्डा 0m।
तो यहाँ पर देखिए अल्फा की वैल्यू लैम्डा MC हमने निकाला है यहाँ पर 32.76 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल अपान लैम्डा 0m की वैल्यू ये देखिए क्वेश्चन में दिया है 390.5 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो यहाँ पर हमने जो वैल्यू रखा दोनों की तो आंसर आ गया 8.4 इंटू 10⁻²। अब देखिए ये कट गया इसलिए अल्फा की कोई मात्रक नहीं है। अब यहाँ पर देखिए CH3COOH के वियोजन स्थिरांक यानी डिसोसिएशन कांस्टेंट की गणना, तो इसको हम कई बार बता चुके हैं, आपको फिर बता दे रहे हैं। तो CH3COOH इक्विलिब्रियम में टूटेगा तो CH3COO माइनस प्लस H प्लस में टूटेगा। अब मान लीजिए कि इनिशियल में प्रारंभ में इसकी C है कंसंट्रेशन, तो इधर रिएक्शन तो हुई नहीं तो प्रारंभ में 0 रहेगा। अब इक्विलिब्रियम में मान लीजिए ये C टूट के C अल्फा हो गया, ये C अल्फा हो गया कंसंट्रेशन, तो इधर कितना बचेगा C में C अल्फा घट जाएगा। ये C अल्फा क्यों माना, क्योंकि 1 मोल है तो इसलिए C अल्फा अगर 2 होता तो 2C अल्फा मानते। यहाँ पर 1 है इसीलिए 1 ही घटाया गया है C से C अल्फा, तो ये आ गया C1 माइनस अल्फा। अब इसको अगर K निकालेंगे तो C अल्फा इंटू C अल्फा अपान ये हो जाएगा C1 माइनस अल्फा। तो ये C इसमें कॉमन लेंगे तो एक C से एक C कटेगा, तो ये आ जाएगा C अल्फा स्क्वायर अपान C1 माइनस अल्फा। तो C अल्फा स्क्वायर अपान C1 माइनस अल्फा, ये C होना चाहिए C अल्फा इंटू C अल्फा अपान C1 माइनस अल्फा। तो एक C से एक C कट जाएगा नीचे, हाँ तो नीचे नहीं होगा, ये कट गया है तो नीचे वाला नहीं होगा, तो C अल्फा स्क्वायर अपान 1 माइनस अल्फा। तो इस प्रकार से यहाँ पर लिखा गया है। अब इसकी वैल्यू को हम लोग रखेंगे, तो C की वैल्यू रखा कंसंट्रेशन की, क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है ये C की वैल्यू, तो इसको रख देंगे। तो यहाँ पर देखिए जब रखेंगे तो C की वैल्यू 0.00241 और अल्फा की वैल्यू 0.084 का स्क्वायर, क्योंकि अल्फा स्क्वायर है, और नीचे 1 माइनस अल्फा की वैल्यू 0.084, ये हमने अभी निकाला है देखिए, और -2 में है तो ये हटाएंगे तो 0.084 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने इसको जब गणना किया तो ये आ गया 1.85 इंटू 10⁻⁵ मोल पर लीटर में K की वैल्यू आ गई। अतः मोलर चालकता लैम्डा MC कितना है 32.76 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, और वियोजन स्थिरांक K कितना आ गया 1.85 इंटू 10⁻⁵ मोल पर लीटर। देखिए सीमांत मोलर चालकता लैम्डा 0m होती है और मोलर चालकता लैम्डा m लिखा है और इसने लैम्डा MC लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी लिखे हमें पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 12 आ जाते हैं। कह रहा है निम्नलिखित के अपचयन के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होगी, तो रिड्यूस कराना है यानी ऑक्सीडेशन नंबर या जो पावर में लिखी है वो वैल्यू को घटाना है। तो कह रहा है कितने आवेश की आवश्यकता होगी, तो इसको एक एक करके देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 मोल Al प्लस 3 से Al को बनाना है, तो 1 मोल Al प्लस 3 का Al में अपचयन, तो Al प्लस 3 से Al बन रहा है, ये एक्वस जलीय विलयन में होगा और ये न्यूट्रल हो गया तो इलेक्ट्रोड में होगा, इसलिए सॉलिड यानी ठोस अवस्था में होगा। 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो 1 मोल के लिए 3 मोल इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, जो पहले लिखा है उसको मोल मानेंगे। तो जायज़ है कि 1 मोल Al प्लस 3 का Al में अपचयन के लिए आवश्यक आवेश 3 मोल इलेक्ट्रॉन, या इसी को 3 फैराडे कहें। 1 मोल इलेक्ट्रॉन बराबर 1 फैराडे होता है, NCERT में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो 3 मोल इलेक्ट्रॉन बराबर 3 फैराडे, तो 3F हो गया। 3 इंटू F की वैल्यू कूलाम में 96,500 होती है, गुणा किया गया तो आ गया
2.895 इंटू 10⁵ कूलम। 1 मोल Al+3 को Al में बदलने के लिए इतने आवेश की जरूरत पड़ेगी। इसी प्रकार दूसरा और तीसरा देखते हैं। Cu+2 से Cu का रिडक्शन हो रहा है, तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो 2 × 96,500 हो जाएगा, तो आ जाएगा 1.93 × 10⁵ कूलम। 2 मोल इलेक्ट्रॉन की जगह फैराडे लिख सकते हैं, क्योंकि 1 मोल इलेक्ट्रॉन बराबर 1 फैराडे, तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन बराबर 2 फैराडे। तो यहाँ पर आ गया 1.93 × 10⁵ कूलम। अब इसी प्रकार 1 मोल MnO4 - 2 का Mn+2 में अब चयन हो रहा है। अब देखिए अब चयन है, ये ना सोचना कि ये +2 हो रहा है, क्योंकि O का माइनस, अगर ये O को देखा जाए तो यहाँ पर +4 आ जाएगा, क्योंकि O में एक माइनस है। तो Mn की ऑक्सीडेशन नंबर निकालें अगर, अभी ये चैप्टर हम लोग पढ़े नहीं हैं, तो इसलिए थोड़ा सा नहीं समझते हैं। आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, तो Mn की जिसकी निकालना उसकी x मान लीजिए, प्लस O के 4 हैं और एक O में -2 होता है, इक्वल टू O के ऊपर -1 लिखा है तो -1 लिख दीजिए। तो x, अब ये गुणा करेंगे तो -8 इक्वल टू -1, ये इधर जाएगा, तो x इक्वल टू -1 + 8 हो जाएगा, तो ये आ गया +7। तो Mn की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ गई? 7। तो इस प्रकार से ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग निकाल लेते हैं। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर 7 है Mn की, यहाँ 2 है तो 7 से 2 हो रही है, इसका मतलब अब चयन हो रहा है, गलती नहीं करना है। तो यहाँ पर चेंज कितने का है? +7 से +2 का। देखिए चेंज लिखा जाता है +2 से 0, तो 2 का चेंज है। इसी प्रकार ऊपर चेंज कितना है, तो वो चेंज हम लोग इलेक्ट्रॉन उतनी जरूरत पड़ेगी। तो 5 मोल इलेक्ट्रॉन की जरूरत है इसको Mn को +7 से +2 बदलने में। तो 5 मोल इलेक्ट्रॉन बराबर 5 फैराडे, तो 5 फैराडे 1 फैराडे बराबर 96,500 कूलम। तो 5 × 96,500 कूलम हो गए, तो आ गया 4.825 इंटू 10⁵ कूलम। तो इस प्रकार से हम लोग सॉल्व करेंगे। जो मेन गणित है इस जगह है, मेन गणित पे फोकस करना है, वहाँ की कैलकुलेशन तो आप लोग कर ही लेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। करा निम्नलिखित को प्राप्त करने में कितने फैराडे विद्युत की आवश्यकता होगी? तो फिर वही क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा आवेश की जगह फैराडे पूछ रहा है, आवेश फैराडे में विद्युत की आवश्यकता। तो देखिए पहले गलित CaCl2 से 20 ग्राम कैल्शियम प्राप्त करना, तो रिएक्शन कराइए। तो Ca+2 से Ca प्राप्त करना है ठोस, तो जाहिर सी बात है कि 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ना पड़ेगा। 2 इलेक्ट्रॉन कहें या 2 फैराडे विद्युत आवेश कहें। तो ध्यान दीजिए कि चूंकि गलित CaCl2 के 40 ग्राम, Ca का एटॉमिक मास कितना होता है? एटॉमिक मास होता है 40। तो 40 ग्राम को Ca+2 को Ca में बदलने के लिए 2 फैराडे विद्युत की या इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है गलित CaCl2 से। ये CaCl2 में Ca+2 है और 2Cl-1 है, और 2 Cl है तो -2 हो जाएगा। तो इस तरह लिखे या ऐसे लिखे, एक ही बात। तो 40 ग्राम के लिए 2 फैराडे, तो 20 ग्राम के लिए 1 फैराडे, सीधा सीधा आता है। और नहीं निकाल सकते तो ऐसे कर लीजिए, 40 ग्राम के लिए 2 फैराडे, चूंकि तो 1 ग्राम के लिए 2/40, इसलिए 20 ग्राम के लिए 2/40 × 20, तो 20 से 20 बार कटा, 20 से 1 बार कटा, 1 फैराडे। 1 फैराडे हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार आगे देखते हैं। गलित Al2O3 से 40 ग्राम Al, तो Al2O3 में यहाँ पर Al की कितनी होगी? +6 होगी, क्योंकि 1 O की -2
तो 3 की +6, और इधर एक Al की +3 तो 2 की +6, तो इसलिए इधर -6, ये वाला इधर, ये वाला इधर, तो 6 फैराडे हो गया। अब इसमें देखिए 40 ग्राम दिया है, तो इसको ध्यान दीजिए। तो Al का हमारे पास Al2O3 में Al का जो एटॉमिक मास है वो कितना होता है, इसको 27 होता है। देखिए ये लिखा है 2 × 27, तो एटॉमिक मास Al का 27 है, और यहाँ पर 2 एटम है, तो कितना होगा 27 × 2 = 54। तो 54 ग्राम को बदलने के लिए कितनी 6 फैराडे की जरूरत है। 54 ग्राम Al को, मतलब Al2O3 में 54 ग्राम Al है, तो 54 ग्राम Al को जो Al2O3 के रूप में है उसको Al के रूप में बदलने के लिए 6 फैराडे की आवश्यकता है 54 ग्राम के लिए। तो 40 ग्राम के लिए उसी तरह कर देंगे, 54 के लिए 6, तो 1 के लिए 6/54, तो 40 के लिए 6/54 × 40, तो आ गया 4.44 फैराडे। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए आगे आ जाता है 14 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है निम्नलिखित को आकर्षित करने के लिए कितने कूलाम विद्युत आवश्यक है, कितने कूलाम। अब कूलाम में पूछ रहा है, तो फैराडे निकाल लेंगे, 95,500 का गुणा करें, तो 1 मोल H2O को O2 में बदलना है। तो H2O को O2 में बदलेंगे तो 2H+ आयन बनेगा +½ O2 बनेगा, और 2 इलेक्ट्रॉन इससे निकल जाएंगे, तब H2O को हम लोग O2 में बदल पाएंगे। तो ये रिएक्शन कैसे लिखी गई है ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, तभी आप लोग लिख पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन की कितनी जरूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन, यानी 2 फैराडे। तो 1 मोल H2O को, देखिए 1 है, कुछ नहीं लिखा तो 1 माना जाएगा। तो 1 मोल H2O को O2 में ऑक्सीकृत करने के लिए, देखिए ऑक्सीडेशन हो रहा है क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो इसका मतलब निकलेंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा, निगेटिव घटेगा तो पॉजिटिव बढ़ेगा, यानी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा, तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन है। तो 1 मोल H2O को ऑक्सीकृत करने के लिए आवश्यक विद्युत कितनी है, 2 फैराडे, इतना। तो 2 × 96,500 का गुणा करेंगे, क्योंकि 1 फैराडे 96,500 कूलाम के लगभग बराबर होता है। तो ये आ गया 1.93 × 10⁵ कूलाम। अब देखिए अगला 1 मोल FeO को Fe2O3 में ऑक्सीकृत करना, तो इसके लिए देखें तो FeO को Fe2O3 में अगर चेंज करना है तो O3 है, तो 1 2 यहाँ हो गए और आधा O और चाहिए, तब 3 O हो पाएंगे, तो आधा O2 इसमें जोड़ा जा रहा है। देखिए यहाँ पर 2 हैं, Fe2O3 में बदलना है तो 1 O और चाहिए, तो ½ O2 किया तो 1 O बढ़ गया, और 2 Fe इधर है, 2 इधर भी। तो यहाँ पर देखिए 2 FeO + ½ O2 से Fe2O3 बन रहा है, तो 2 मोल Fe+2 को Fe+3 में बदलने के लिए कितना 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है या 2 फैराडे का है, जितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत उतना फैराडे आवेश। तो देखिए यहाँ पर अब ये Fe+2 क्यों लिखा है, इसको समझिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए O-2 है, तो ये +2 होगा, +2 के रूप में होगा। ये -2 तो ये +2, इस प्रकार से। तो इसीलिए 2 Fe+2 से 2 Fe+3 बना है। क्यों? क्योंकि इधर 3 है तो ये इधर जाएगा +3 के रूप में, और इधर 2 है तो इधर जाएगा -2 के रूप में। तो इधर 3 दूनी 6 हो गया, इधर 3 दूनी 6, तो इसका मतलब आवेश बराबर हो गया दोनों को, क्योंकि बैलेंस करते समय आवेश बराबर होना चाहिए। तो +2 से +3 बन रहा है, यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो 2 Fe+2 2 है तो 2 है,
तो 2Fe+2 को Fe+3 में बदलने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत हुई? 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ रही है। अब ये जरूरत कैसे पड़ रही है कि 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसको समझने का प्रयास करें। यहाँ पर देखिए Fe2 है तो 2Fe+3 लिखा, यहाँ पर 2 है तो 2Fe+2 लिखा, तो 2 दूनी 4, यहाँ पर 2 दूनी 6, इसका मतलब यहाँ पर +4 चार्ज है, यहाँ +6 है, यानी 2 ज्यादा है। तो इसको +4 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इसीलिए 2F। तो इस प्रकार से हमको समझ के काम करना। तो 2 मोल FeO को Fe2O3 में ऑक्सीकृत करने के लिए विद्युत कितनी जरूरत है? 2 फैराडे। तो 1 मोल के लिए, 1 मोल का पूछ रहा है क्वेश्चन में, ध्यान दीजिएगा। तो 2 मोल के लिए 2 फैराडे, तो 1 मोल के लिए 1 फैराडे, यानी 1 फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलम, यानी 9.65 × 10⁴ कूलम। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? तो कह रहा है कि NiNO3 का होल ट्वाइस के एक विलयन का प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के बीच 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित करते हुए 20 मिनट तक विद्युत अपघटन किया गया। Ni की कितनी मात्रा इलेक्ट्रोड पर निरूपित होगी? कितनी मात्रा इलेक्ट्रोड पर निरूपित होगी, ये हमको बताना है, Ni की मात्रा। तो देखिए हमको एम्पियर दे दिया है, करंट टाइम दे दिया है, तो कितना आवेश की जरूरत होगी पहले वो निकाल लेते हैं। तो प्रयुक्त विद्युत की मात्रा Q = IT होता है। I हमको 5 एम्पियर दिया है, टाइम 20 मिनट है, सेकंड में बदलेंगे तो 60 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 6000 कूलम। तो हमारे पास उपलब्ध ऊर्जा कितनी है? विद्युत ऊर्जा 6000 कूलम है। अब विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में प्रयुक्त रासायनिक समीकरण, तो NiNO3 का होल ट्वाइस का प्लेटिनम इलेक्ट्रोड में क्या हो रहा है? विद्युत अपघटन हो रहा है। तो इलेक्ट्रोलिसिस करा देते हैं। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लिया गया है, इसका मतलब H+ से संबंध है। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड जहां भी होगा तो H+ की बात आएगी, ध्यान देना है। तो NiNO3 का होल ट्वाइस और इसकी प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है तो H+ से रिएक्शन होगी, तो Ni बन जाएगा और 2HNO3 बन जाएगा। इन रिएक्शनों को ध्यान देना है हमें। प्रयास करिए कि जितना NCERT में दिया है कम से कम उतनी याद हो जाए, तो वही आपको क्वेश्चन में पूछी जाएंगी, नीट के पेपर में भी और बोर्ड के एग्जाम में भी पूछा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 2H+ की रिएक्शन हुई, तो यहाँ पर 2H+ क्यों किया गया? क्योंकि Ni का NO3 का होल ट्वाइस है, इसका मतलब ये 2 इधर है, इधर वाला इधर रहता है, इधर वाला इधर, तो इसका मतलब ये Ni+2 है और NO3 -1 है, क्योंकि इधर 1 है, तो ये इधर वाला इधर जाता है, इधर वाला इधर जाता है, तो एक क्वस मतलब जलीय विलयन में है। तो चूंकि Ni+2 है तो इससे Ni बनाना है तो 2 इलेक्ट्रॉन हमें जोड़ना पड़ेगा, तब +2 वाला न्यूट्रल हो पाएगा। तो ये देखिए 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया और 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 फैराड है, तो Ni बन गया, 2HNO3 बन गया। Ni है तो Ni का एटॉमिक मास होता है 58.7 ग्राम। अब देखिए यहाँ पर 1 मोल है, तो 1 मोल NiNO3 का होल ट्वाइस का से हमको 58.7 ग्राम Ni मिल रही है और विद्युत कितनी जरूरत पड़ रही है? 2 फैराडे। इसको ध्यान देना। तो देखिए N के मोलों पर आवेश, तो N मोलों पर आवेश कितना हो जाएगा? Q = NFE0 होता है। तो कहने का मतलब भाई N मोल पर आवेश कितना है? तो Q = NF, मतलब जितने मोल होंगे उसमें फैराडे का गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 मोल के लिए 2 फैराडे की जरूरत है, यानी 1 मोल निकिल को निक्षेपित करने हेतु कितना बिजली चाहिए? 2 फैराडे, यानी 2 × 96,500 यानी 1.93 × 10⁵ कूलम, इतना हमको चाहिए। अब देखिए चूंकि निकेल का मोलर द्रव्यमान कितना है?
ये 1 मोल का द्रव्यमान है क्योंकि पहले 1 लिखा है, तो 1 मोल निकिल का द्रव्यमान 58.7 ग्राम है। तो ये कहें कि 58.7 ग्राम निकिल प्राप्त करने के लिए 2 फैराडे की जरूरत है, या यूं कहें कि 1 मोल निकिल प्राप्त करने के लिए 2 फैराडे की जरूरत है, एक ही बात है। तो देखिए कह रहा है कि पुनः निकिल का मोलर द्रव्यमान 58.7 ग्राम है। तो चूंकि इतना कूलाम 1.93 × 10⁵ कूलाम, फैराडे को कूलाम में बदल लिया, आवेश 58.7 ग्राम निकिल को निकालता है। इसलिए 6000 कूलाम कितने को निकालेगा, क्योंकि इतनी विद्युत ऊर्जा हमको दी जा रही है। तो इतने कूलाम से इतना ग्राम निकल रहा है, तो 6000 कूलाम से इतना बटे इतना गुणे 6000, इतने से इतना, तो 1 से 58.7 बटे इतना, इसलिए 6000 से 58.7 भागे इतना गुणे इतना, तो ये आ गया हमारा 1.825 ग्राम। इतने कूलाम से इतना मिल रहा है, तो 6000 कूलाम से इतने ग्राम निकिल निक्षेपित होगा, यानी वहां पर मिलेगा इलेक्ट्रोड पे, हमको डिपॉजिट होगा मतलब। अब देखिए 16 नंबर क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास। कह रहा है ZnSO4 AgNO3 एवं CuSO4 विलयन वाले 3 विद्युत अपघटनी सेलों ABC को श्रेणीबद्ध किया गया है, यानी सीरीज में जोड़ दिया गया है। और जब सीरीज में जोड़ा जाता है तो सब में आवेश या करंट बराबर जाती है, बहुत बार फिजिक्स में हम आपको बता चुके हैं। और 1.5 एम्पियर की विद्युत धारा दी जा रही है। सेल बी के कैथोड पर 1.45 ग्राम सिल्वर निक्षेपित होने तक लगातार प्रवाहित की गई। मतलब बी वाले सेल पर जिसमें AgNO3 है, 1.45 ग्राम सिल्वर जब तक न इकट्ठा हो जाए, डिपॉजिट हो जाए, तब तक करंट प्रवाहित की गई। कह रहा विद्युत धारा कितने समय तक प्रवाहित हुई, निक्षेपित कॉपर एवं जिंक का द्रव्यमान क्या होगा। तो कह रहा 1.5 एम्पियर की धारा कितनी देर तक प्रवाहित की गई जिससे 1.45 ग्राम सिल्वर मिला, और ZnSO4 और CuSO4 वाले यानी ए और सी में जिंक और कॉपर कितने द्रव्यमान तक निक्षेपित यानी डिपॉजिट होगा। तो बड़ी आसानी से हम लोग इसको निकालेंगे, एक एक करके निकालते हैं। तो देखिए Ag को अगर Ag प्लस के जलीय विलयन से अगर हमें Ag प्राप्त करना है तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन की जरूरत है या 1 फैराडे की, और 1 मोल हमको सिल्वर प्राप्त हो रहा है। इसका मोलर द्रव्यमान कहें या एटॉमिक मास कहें 108 ग्राम होता है। तो किसी विद्युत अपघट्य यानी इलेक्ट्रोलाइट में अगर करंट का फ्लो होता है तो जो इलेक्ट्रोड पर पदार्थ डिपॉजिट होते हैं वो अपने मोलर द्रव्यमान या एटॉमिक मास के रेशियो में डिपॉजिट होते हैं। तो देखिए 1 मोल कहें या 108 ग्राम कहें, वैद्युत द्वारा सिल्वर कितना निक्षेपित होता है, 108 ग्राम सिल्वर निक्षेपित होता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन के फ्लो से या 1 फैराडे या कहें 96,500 कूलाम विद्युत द्वारा, क्योंकि 1 फैराडे 1 मोल इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है और 1 फैराडे 96,500 कूलाम के बराबर होता है। तो इसलिए 1.4 ग्राम डिपॉजिट हो रहा है, तो उसके लिए कितना होगा 96,500 भागे 108 गुणे 1.45, तो आ गया 1295.6 कूलाम विद्युत द्वारा। तो अगर हम इतने ग्राम डिपॉजिट करना चाहते हैं तो इतने कूलाम आवेश देना पड़ेगा। अब कह रहा है कितने समय तक, तो फार्मूला होता है Q = IT, तो I = Q/T, तो Q हमको पता है, I दिया है 1.5 एम्पियर, तो टाइम कितना आ गया 863.7 सेकेंड। इतने सेकंड तक जब 1.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित करेंगे तो Ag कितना डिपॉजिट होगा, 108 ग्राम, ये 1.45 ग्राम। अब अगला बी वाला देखते हैं। बी वाले में देखिए Cu+2 से Cu डिपॉजिट कराना है, तो Cu का मोलर द्रव्यमान 63.5 है, या यूं कहें कि एटॉमिक मास 63.5 है।
और Cu+2 से, तो कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 2 इलेक्ट्रॉन या 2 फैराडे, 2 × 96,500 कूलाम। तो 2 × 96,500 कूलाम विद्युत धारा 63.5 ग्राम कॉपर निक्षेपित करती है। इसलिए एक 63.5 बटे 2 × 96,500 कूलाम, इसलिए 1295.6 कूलाम वैद्युत प्रवाहित होने पर कितना निक्षेपित होगा? तो 63.5 भागे इतना गुणे इतना, तो आ गया 0.426 ग्राम। इतने कूलाम चार्ज डालने पर इतने ग्राम कॉपर डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोड पर। अब देखिए Zn के लिए इसी तरह निकाल लीजिए। तो Zn+2 से Zn बन रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है, यानी 2 फैराडे, तो 2 × 96,500 कूलाम से Zn कितनी हो रही? जितना मोलर द्रव्यमान है, 65.3 ग्राम। इसलिए 1295.6 कूलाम से कितना होगी? तो इतना भागे इतना गुणे इतना 63, ये इतना भागे इतना गुणे इतना, चूंकि इसलिए से, तो आ गया 0.438 ग्राम। अतः Cu की मात्रा कितनी हुई? 0.426 ग्राम और Zn की 0.438 ग्राम। तो इस प्रकार से हम लोग निकालते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 17 आ जाता है। इसी प्रकार से आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। कह रहा है नीचे में दिए गए मानक इलेक्ट्रोड विभवों की सहायता से अनुमान लगाइए कि क्या निम्नलिखित अभिकर्मकों के बीच अभिक्रिया संभव है। ये बताना है कि किसकी अभिक्रिया किसके बीच संभव है। Fe+3 और I नीचे दिए गए मानक इलेक्ट्रोड विभवों की सहायता से अनुमान लगाइए कि क्या निम्नलिखित अभिकर्मकों के बीच अभिक्रिया संभव है। तो इसको देखते हैं, इलेक्ट्रोड विभव के आधार पे हमको बताना है। मानक इलेक्ट्रोड विभव यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बेस पर यह बताना है कि रिएक्शन संभव होगी या नहीं। तो यहाँ पर देखते हैं, जो लिखा है उसको हम देख लेते हैं। तो देख लिए, कह रहा है कि कोई भी अभिक्रिया तभी संभव होगी जबकि E0 सेल का मान धनात्मक हो। तो ध्यान देना है कि जितनी भी रिएक्शन लिखी गई हैं, इनमें अगर E0 का मान पॉजिटिव है तो रिएक्शन संभव होगी। इस सेल में जितनी रिएक्शन है सब में नहीं। तो यहाँ पर देखिए, इस चीज को और अच्छे से समझिए। कह रहा है कोई भी अभिक्रिया तभी संभव होगी जबकि E0 सेल का मान धनात्मक है। तो E0 सेल का मतलब पूरी रिएक्शन के लिए जो E0 सेल है उसकी, हाफ सेल रिएक्शन नहीं, वो अगर धनात्मक है तो हमारा रिएक्शन मतलब संभव होगी, अगर निगेटिव है तो संभव नहीं होगी। तो अगर इस रिएक्शन में हम लोग देखें Fe+3 एक्वस है प्लस I- एक्वस, इससे Fe+2 एक्वस बन रहा है प्लस हाफ I2 गैस बन रही है। तो इसमें देखते हैं, तो E0 सेल इक्वल टू हमारा होता है E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। हमने आपको बताया था कि E0 कैथोड प्लस एनोड लिखेंगे, और जो रिएक्शन जिस रूप में होगी, जैसे कैथोड पर रिडक्शन होता है तो रिडक्शन के रूप में लिखते हैं, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है तो ऑक्सीडेशन के रूप में लिखते हैं। तो उस हिसाब से हम इसको चेंज करेंगे, या फिर ऐसे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो कैसे लिखा है इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, हमको पता है कि कैथोड पर अपचयन होता है यानी रिडक्शन। तो Fe+3 से Fe वाला कैथोड पर होगा, तो E0 कैथोड पे ये रिएक्शन होगी। माइनस एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है तो माइनस I- इससे 0 हो रहा है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये एनोड है। तो इसको इस तरह आप लोग लिख लीजिए, E0 सेल इक्वल टू E0 कैथोड माइनस
ई नॉट एनोड। तो यहाँ पर देखिए Fe+3 से Fe+2 बन रहा है। अब इसको आप लोग प्रयास करिए कि आप NCERT की जो बुक है उसको खोलिए, और हम भी खोले ले रहे हैं। अब इसमें दिखा पाना संभव नहीं, क्योंकि इंग्लिश हिंदी दोनों बुक एक साथ कर दिए हैं, तो फिर नहीं दिखा सकते। तो आप NCERT में देखिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज खोलिए, हम भी खोल रहे हैं। तो देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमने खोल ली है। तो इसमें Fe+2 से Fe+3 बनने का ई नॉट कितना है, 0.77। तो एक कैथोड पर है माइनस। अब एनोड पर देखते हैं। तो देखिए I2 से 2I माइनस बनने का 0.54 है, 54। तो ये देखिए घटा दिया -0.54, तो ये आ गया 0.23 वोल्ट। चूंकि ये पॉजिटिव है इसलिए अभिक्रिया संभव है। अब देखिए दूसरा वाला देखते हैं। तो इसमें है Cu से Cu+2 बन रहा है और 2Ag+ से 2Ag। इसका मतलब Cu का ऑक्सीडेशन हो रहा है और Ag का रिडक्शन। तो कैथोड माइनस एनोड, कैथोड पर अपचयन होता है, तो Ag का अपचयन हो रहा है, तो इधर लिखेंगे। तो Ag+ से Ag 0.80 है, ये हो गया। और अब देखिए यहाँ पर जो हमने ये फार्मूला बताया, ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट कैथोड प्लस ई नॉट एनोड। आप इसी को याद रखिए, इस झंझट में न पड़िए, नहीं तो कंफ्यूजन हमेशा बना रहेगा। इसको इसी तरह याद करना है। अब देखिए यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि I माइनस से हाफ I2 बन रहा है। तो यहाँ पर देखिए उलट दिया है, तब माइनस लिखा है। ई नॉट हाफ I2 फिर I माइनस लिखा है, इसको उल्टा किया तब माइनस लिखा। तो इसीलिए यहाँ प्लस होगा, अगर इसको I माइनस को इधर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो फार्मूला तो यही है असलियत में। इसी प्रकार से यहाँ आप देखिए, तो Cu से Cu+2 बन रहा है, तो यहाँ पर उलट दिया है, Cu+2 को पहले लिखा है, Cu को बाद में, इसलिए माइनस लिखा है। तो ये कंफ्यूजन हमारा क्रिएट करेगा। तो हमें कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा याद रखना है और जैसे लिखा है वैसे लिखना है। और जहाँ माइनस आएगा तो माइनस कर देंगे, प्लस आएगा तो प्लस कर देंगे। तो इस प्रकार से अगर हम लोग समझें तो फिर से एक तरफ से इधर से समझिए। तो ई नॉट कैथोड, कैथोड पर क्या होगा, रिडक्शन, इसका मतलब ये वाला है। तो I माइनस से I2 वाला है, तो I2 से 2I माइनस बन रहा है 0.54। तो I2 से 2I माइनस का 0.54 है, तो जाहिर सी बात है ये उल्टा है, तो -54। तो -54 हमने कर दिया कैथोड में, प्लस उलट दिया। देखिए इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में 0.54 लिखा है, किसका, I2 से 2I माइनस बन रहा है, I2 से 2I माइनस। और इसमें क्या है, I माइनस से I2 बन रहा है, यहाँ 2I माइनस होना चाहिए, छूट गया होगा, नहीं हाफ I2 कर दिया है तो I ही होगा, एक ही होगा। तो यहाँ पर देखिए I2 माइनस से 2I माइनस बनाया तो 0.54 लिखा है, I2 से 2I माइनस बना रहा है, यहाँ पर I माइनस से I2 बन रहा है। तो इसलिए क्या होगा, ये उल्टा होने के लिए माइनस चिन्ह लग जाएगा, क्योंकि रिएक्शन में उल्टा लिखा है जैसा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में लिखा हुआ है, तो हमने माइनस में लिखा। अब एनोड पे Fe+3 से Fe2 बन रहा है, तो Fe+3 से Fe+2 का +80 है, तो प्लस में 0.80 लिखेंगे, तो ये पॉजिटिव में आ जाएगा 0.23 वोल्ट। तो ये पॉजिटिव आ रहा है, इसलिए रिएक्शन संभव। अब देखिए आगे देखते हैं। अब ये दूसरी रिएक्शन देखते हैं। तो Cu से Cu+2 बन रहा है और Ag+ से Ag बन रहा है।
तो यहाँ फिर देखिए हम वही फार्मूला लगाएंगे, ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट कैथोड प्लस ई नॉट एनोड, या ई कैथोड प्लस ई एनोड। तो यहाँ पर देखिए हमारा क्या है, कैथोड पर रिडक्शन होता है तो Br माइनस से Br बन रहा है। तो Br2 से 2Br माइनस बनने का 1.09 है। Br2 से 2Br माइनस बनने का, Br2 से 2Br, इसमें उल्टा है Br माइनस से Br2, तो यही निगेटिव में लिखेंगे तो माइनस 1.09 प्लस, अब Fe+3 से Fe+2 बन रहा है, Fe+3 से Fe+2 बन रहा है। तो Fe+3 से Fe+2 का 0.77 दिया है, तो 0.77 जो जैसे है वैसे लिखेंगे, अगर उल्टा है तो निगेटिव लिखेंगे इसी फार्मूले में। पॉजिटिव ही हमको यही याद रखिए तब सही रहेगा, नहीं गड़बड़ा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आंसर निगेटिव में आ गया -0.352 वोल्ट। तो निगेटिव में आ गया, इसलिए ई नॉट सेल निगेटिव है तो क्रिया संभव नहीं है। अब आगे देखते हैं 4 नंबर। तो इसमें देखते हैं, तो Ag से Ag प्लस बन रहा है ऑक्सीडेशन, Fe+3 से Fe+2 रिडक्शन। तो रिडक्शन पहले लिखना है, तो Fe+3 से Fe+2 बन रहा है, Fe+3 से Fe+2 0.77, ठीक है। और प्लस साइन लगाएंगे, हम प्लस लगाएंगे, Ag से Ag प्लस बन रहा है, तो Ag प्लस से Ag का 0.80 है, यहाँ उल्टा है इसलिए माइनस साइन लगाएंगे 0.80, तो आ गया माइनस में 0.03, चूंकि निगेटिव है इसलिए क्रिया संभव नहीं है। अब यहाँ पर देखते हैं हाफ Br2 से Br माइनस बन रहा है, Fe+2 से Fe+3, तो इसका रिडक्शन हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन। तो पहले रिडक्शन वाला लिखेंगे, तो यहाँ पर Br2 से Br माइनस, Br2 से Br माइनस का 1.09 है, Br2 से Br9, तो पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव ही रहेगा। प्लस यहाँ हम प्लस साइन लगाएंगे, और Fe+3 से Fe+2, तो Fe+3 से Fe+2 का 0.77, तो Fe+3 से Fe+2 का 0.77 है, यहाँ उल्टा हो गया, Fe+2 से Fe+3, तो माइनस लगाएंगे उसी फार्मूले में, तो ये आ गया प्लस का 0.32 वोल्ट। तो यहाँ पर देखिए ये नॉट सेल पॉजिटिव है इसलिए रिएक्शन संभव है, ये नहीं काटिए ना ही गलत लिखा है, इसलिए रिएक्शन संभव है। इसको थोड़ा इंग्लिश वाली बुक में देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये देखिए प्लस 0.32 है, तो बिटवीन इतना इज फिजिबल, रिएक्शन इज फिजिबल मतलब संभव है। तो इसलिए हिंदी वाली में गलत है, तो उसको काट करके आप लोग सही कर लीजिए। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए विद्युत अपघटन से प्राप्त उत्पाद बताइए। सिल्वर इलेक्ट्रोड के साथ AgNO3 का जलीय विलयन, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के साथ AgNO3 का जलीय विलयन, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के साथ H2SO4 का तन विलयन, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के साथ CuCl2 का जलीय विलयन। तो इससे क्या प्रोडक्ट बनेगा, इनके विलयनों से हमको बताना। तो एक एक करके देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए सिल्वर इलेक्ट्रोड के साथ AgNO3 का जलीय विलयन है,
तो जाहिर सी बात है जलीय विलयन में AgNO3 तथा H2O का आयनन होगा। जलीय विलयन है यानी पानी है H2O और सिल्वर इलेक्ट्रोड है उसमें डाले गए हैं, और AgNO3 का जलीय विलयन है। तो पानी में AgNO3 टूटेगा तो AgNO3 सॉलिड ठोस है, पानी में यानी एक्वस में डाल दिया गया तो इक्विलिब्रियम का साइन बनाया, तो Ag प्लस एक्वस और NO3 माइनस एक्वस, ये दो आयन बनेंगे। और पानी कैसे टूटेगा? H2O लिक्विड होगा, इक्विलिब्रियम का साइन H प्लस एक्वस और OH माइनस एक्वस में ये टूट जाएगा। अब देखते हैं इसको, तो यहाँ पर देखिए कैथोड पर क्या होता है, ये रिएक्शन हो रही तो Ag प्लस बना है, तो कैथोड पर क्या होगा, Ag प्लस Ag सॉलिड में चेंज होगी। कैसे? कैथोड पर रिडक्शन होता है। ये 18 नंबर क्वेश्चन को देखिए, इंग्लिश में देखते हैं तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, हिंदी में कहीं कहीं गलत लिखा है तो समझने में दिक्कत हो रही है। तो यहाँ पर देखिए, प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो 4 विकल्प हमको दिए गए हैं, इनमें से विद्युत अपघटन का उत्पाद क्या होगा ये हमसे पूछा जा रहा है। तो पहले देखिए AgNO3 का एक्वस सॉल्यूशन है यानी जलीय विलयन है, तो उसमें सिल्वर इलेक्ट्रोड डाला गया है विलयन में, तो कह रहा है उत्पाद क्या बनेगा यानी प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो इसको देखते हैं, तो देखिए कैथोड पर क्या होगा, फिर देखेंगे एनोड पर क्या होगा। तो कैथोड पर हमें पता है रिडक्शन होता है यानी अपचयन, तो Ag प्लस से Ag बनेगा, 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इसके साथ जुड़ेगा, तो E0 होता है 0.80 वोल्ट। अब पानी है तो पानी में H प्लस और OH माइनस दोनों होंगे, तो यहाँ पर देखिए H प्लस दिखाया गया है क्योंकि प्लस वाला प्लस के साथ, क्योंकि ये भी रिडक्शन हो रहा है तो रिडक्शन कैथोड पर होगा, तो H प्लस का भी रिडक्शन होगा यहाँ, तो H2 गैस बनेगी, इसका E0 होता है 0.00 वोल्ट। तो अब देखिए Ag प्लस का E0 ज़्यादा है H प्लस की तुलना में, तो कह रहा है द रिएक्शन विद ए हायर वैल्यू ऑफ E0 टेक्स प्लेस एट द कैथोड। तो चूंकि कैथोड पे वो रिएक्शन होगी जिसका E0 की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो यहाँ पर देखिए E0 की वैल्यू Ag के लिए ज़्यादा है H प्लस की तुलना में, इसलिए ये रिएक्शन होगी। देयरफॉर डिपोजिशन ऑफ सिल्वर विल टेक प्लेस एट द कैथोड, इसलिए कैथोड पर हमारे सिल्वर का डिपोजिशन होगा यानी वहाँ पर निक्षेपित होगी या प्रक्षेपित होगी, जो भी कहिए। अब देखिए एनोड पर क्या होगा, एनोड पर हमारा ऑक्सीडेशन होता है, तो द Ag एनोड इज अटैक्ड टू NO3 माइनस आयंस। तो जो Ag एनोड है, सिल्वर की रॉड जो डाली गई है वो एनोड की तरह काम करेगी और उस पर NO3 माइनस आयन का डिपोजिशन होगा। क्यों? क्योंकि एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, तो NO3 माइनस अब निगेटिव में है तो पॉजिटिव में जाएगी तो ऑक्सीडेशन होगा। द सिल्वर इलेक्ट्रोड एट द एनोड डिजॉल्व इन द सॉल्यूशन टू फॉर्म Ag प्लस, और कह रहा है जो सिल्वर इलेक्ट्रोड है वो एनोड की तरह काम करेगा, तो यहाँ पर Ag से Ag प्लस के रूप में डिजॉल्व होगी यानी विलयन में घुलेगी, क्योंकि Ag से Ag प्लस बनेगा तो ऑक्सीडेशन होगा और एनोड पे ऑक्सीडेशन ही होता है। तो NO3 माइनस को एनोड अटैक करेगा और सिल्वर इलेक्ट्रोड जो एनोड है उसमें Ag से Ag प्लस बनेगा। तो इस प्रकार से रिएक्शन होगी। अब देखिए दूसरा देखते हैं, इसको समझते हैं। कह रहा है एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 विद प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। तो इसको देखते हैं, तो देखिए कह रहा है कि अब इसके लिए एट कैथोड, तो कैथोड पर रिडक्शन होता है तो फिर Ag प्लस से 1 इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तो Ag बनेगा E0 0.80 वोल्ट होगा। फिर उसी तरह H प्लस बनेगा, E0 के लिए 1 जुड़ेगा तो हाफ H2 बनेगा, E0 0.00 वोल्ट होगा। अब देखिए द रिएक्शन विद ए हायर वैल्यू ऑफ E0 टेक्स प्लेस एट द कैथोड, तो इसकी वैल्यू ज़्यादा है E0 की, तो Ag प्लस से Ag बनेगा कैथोड पर। देयरफॉर डिपोजिशन ऑफ सिल्वर विल टेक प्लेस एट द कैथोड,
इसलिए सिल्वर कैथोड पर जमेगी। अब देखिए एनोड पर देखते हैं, तो कह रहा है सिंस पीटी इलेक्ट्रोड आर इनर्ट, जो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड होता है ये अक्रिय होता है, तो द एनोड इज नॉट अटैक्ड बाय NO3 माइनस आयन। तो अब देखिए इसके ऊपर वाला जो क्वेश्चन था अब फर्स्ट वाला, तो उसमें पीटी इलेक्ट्रोड नहीं था, तो वो अट्रैक्ट कर रहा था NO3 माइनस। यहाँ इनर्ट है पीटी, इसलिए ये अटैक नहीं करेगा NO3 माइनस को। अब इससे क्या होगा, देयरफॉर OH माइनस आर NO3 माइनस आयन कैन बी ऑक्सीडाइज एट द एनोड। तो ये एनोड पर क्या होंगे, ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। बट OH माइनस आयन हैविंग ए लोअर डिस्चार्ज पोटेंशियल एंड गेट प्रिफरेंस एंड डिकम्पोज टू लिबरेट I2। लेकिन NO3 और OH माइनस में से OH माइनस का जो डिस्चार्ज पोटेंशियल है, निष्क्रिय विभव है, वो कम है। तो ये क्या करेगा, ये जो है OH माइनस O2 निकालेगा, डिकम्पोज टू O2। तो देखिए रिएक्शन इस प्रकार होगी, OH माइनस से OH बनेगा और एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए NO3 माइनस के लिए प्लेटिनम इलेक्ट्रोड इनर्ट है, यानी इसकी क्रिया, इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, तो इसकी जगह में OH माइनस का होगा, और जब OH माइनस का होगा तो हमारा H2O और ऑक्सीजन बनेगी। तो इस प्रकार से ये चीजें होती हैं। अब देखिए तीसरे में क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है ए डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 विद प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। तो तनु विलयन है H2SO4 का और उसमें प्लेटिनम इलेक्ट्रोड डाला गया है। तो इसको देखते हैं, तो देखिए एट द कैथोड द फॉलोइंग रिएक्शन आकर्स टू प्रोड्यूस H2 गैस। तो कैथोड पर चूंकि अपचयन होता है तो H प्लस से H2 यानी इसका 0 है, तो ज़्यादा से कम बनेगा, ऑक्सीडेशन नंबर कम होगी यानी रिडक्शन होगा, तो ये रिएक्शन होगी H2 H प्लस से H2 गैस बनेगी, एक इलेक्ट्रॉन इसमें जुड़ेगा। अब एट द एनोड, एनोड पर क्या होगा, वैसे भी प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है तो H प्लस से H2 ही उसमें बनता है। अब एनोड पर चूंकि ऑक्सीडेशन होता है तो 2H2O से O2 बनेगी और 4H प्लस बन जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। इसके लिए E0 होता है प्लस 1.23 वोल्ट, और 2SO4 माइनस 2 से H2O6 माइनस 2 बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। इसके लिए रिएक्शन के लिए होता है E0 इक्वल टू प्लस 1.96 वोल्ट। ये पहला इक्वेशन हो गया है। दूसरा अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, फॉर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन फर्स्ट इज प्रिफर टू प्रोड्यूस O2 गैस। ये वाली रिएक्शन प्रोड्यूस होगी तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के लिए, क्यों गैस के लिए, बट द कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन सेकेंड आकर्स। अगर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल होता तो ये दूसरी वाली रिएक्शन होती, यानी H2O6 माइनस 2 बनता, लेकिन चूंकि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है इसलिए कम E0 वाली रिएक्शन को प्रोड्यूस कर मानेंगे और O2 प्रोड्यूस होगी एनोड पर। तो इसको ध्यान देना है कि अगर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है तो जिसका E0 की वैल्यू कम होगी वो रिएक्शन होगी, और अगर कंसंट्रेट है तो E0 की वैल्यू जिसके लिए ज़्यादा होगी वो रिएक्शन होगी। तो चूंकि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल कह रहा है इसलिए ये वाली रिएक्शन होगी, 2H2O से O2 बनेगा और -2 से यहाँ 0 हो जाएगा, यानी ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीजन निकल रही है तो एनोड पर ऑक्सीडेशन ही होता है, तो ये पहली वाली रिएक्शन प्रीफर होगी और एनोड पर ऑक्सीजन प्राप्त होगी। अगर कंसंट्रेट होता तो दूसरी रिएक्शन हम लोग प्रीफर करते। अब देखिए चौथा वाला क्वेश्चन है हमारा, तो यहाँ पर देखिए दूसरे वाले क्वेश्चन में एक्वस लिया गया था तब भी O2 बनी है, और तीसरे वाले में डाइल्यूट लिया गया था तनु डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड तब भी O2 एनोड पे बनी है। तो ध्यान दीजिए चाहे एक्वस ले या डाइल्यूट दोनों में एनोड पर O2 बनी है, ये ध्यान देना है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है।
अब यहाँ देखिए चौथा नंबर जो क्वेश्चन है, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CuCl2 विद प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। तो CuCl2 का जलीय विलयन है, उसमें हमने प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड डाल दिया। अब क्या होगा देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए कैथोड पर फिर उसी तरह रिएक्शन होगी। कैथोड पर अब चयन होता है तो Cu+2 से Cu बन जाएगा और H+ से हाफ H2 बन जाएगी। Cu+ के लिए E0 0.34 है और E0 H+ के लिए 0 है। तो जाहिर सी बात है इसका E0 ज़्यादा है तो ये रिएक्शन होगी। तो द रिएक्शन विद ए हायर वैल्यू ऑफ E0 टेक्स प्लेस एट द कैथोड। तो कैथोड पे रिएक्शन होगी क्योंकि इसका E0 ज़्यादा है। देयरफॉर डिपोजिशन ऑफ कॉपर विल टेक प्लेस एट द कैथोड। इसलिए कैथोड पर कॉपर हमारा डिपोजिट होगा। अब एनोड पर क्या होगा? द फॉलोइंग ऑक्सीडेशन रिएक्शन आर पॉसिबल एट द एनोड। तो एनोड पर ऑक्सीडेशन Cl का होगा तो हाफ Cl2 बन जाएगी। E0 इसके लिए होता है 1.36 वोल्ट। और एक्वस सोल्यूशन है तो पानी भी है, तो पानी में भी ऑक्सीडेशन होगा तो O2 बनेगी, 4H+ और 4 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो ये जो है इसके लिए E0 होगा 1+1.23 वोल्ट। अब देखिए नियम ये है कि जिसका E0 ज्यादा कम होता है, एनोड में जिसका E0 ज़्यादा होगी वो चीज़ प्रीफर होगी, और कैथोड में जिसका E0 कम होगा वो चीज़ प्रीफर होगी। तो E0 तो कम इस रिएक्शन का है तो ये ऑक्सीजन डिपोजिट होना चाहिए, लेकिन ओवर पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीजन के ओवर पोटेंशियल के कारण Cl2 एनोड पर डिपोजिट होगी, भले इसका E0 ज़्यादा है। तो देखिए लिख रहा है कि एट द एनोड द रिएक्शन विद ए लोअर वैल्यू ऑफ E0 इज प्रीफर्ड। एनोड पर हम उस रिएक्शन को प्रीफर करेंगे जिसके लिए E0 की वैल्यू कम होती है, बट ड्यू टू द ओवर पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन ऑक्सीजन के ओवर पोटेंशियल के कारण Cl- गेट ऑक्सीडाइज एट द एनोड टू प्रोड्यूस Cl2 गैस। तो ओवर पोटेंशियल O2 के ओवर पोटेंशियल के कारण Cl- ऑक्सीडाइज होगी एनोड पर और Cl2 प्रोड्यूस होगा। तो इस प्रकार से चैप्टर खत्म हो गया। अब MTG के आंसर करेंगे हम लोग। तो आज का लेक्चर यहीं तक। ओके।